आज हम लोग आधारभूत लेखांकन शब्द को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और शब्दों के मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे। पिछले दिनों हम लोग संपत्ति, पूंजी और दायित्व का मतलब समझे थे और उनके जो इतने भी प्रकार होते हैं उनका अर्थ हम लोग समझे थे। आज हम लोग कुछ और शब्दों को भी समझेंगे जो हम लोग लेखांकन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर कहें तो भी तुम लोग समझ जाओगे कि क्या होता है एक्सपेंडिचर। इसका हिंदी अर्थ खर्च या व्यय होता है। तो ये काफी आसान है। तो कोई भी भुगतान जो हम लोग करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, सेवा प्राप्त करने के लिए या अन्य कोई चीज प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम लोग खर्च की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ परिभाषा भी वही दिया हुआ है। संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति के हस्तांतरण खर्च कहलाता है। तो ये तो सभी जानेंगे, लेकिन ये इसके बाद जो दिया हुआ है उसको थोड़ा जानना ज्यादा जरूरी है और इसको समझो ध्यान से। तो खर्च के मूलतः दो प्रकार होते हैं, लेकिन इसको एक और आगे बढ़ाते हुए 3 प्रकार किया गया है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला पूंजीगत व्यय या पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च वह खर्च होता है जो हम लोग मोटा रकम जहां खर्च करते हैं या भुगतान करते हैं कोई चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई संपत्ति, घर में हम लोग टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे या गाड़ी खरीदे, तो ये जो खर्च जो बड़ा रकम में खर्च हो जाता है और कोई संपत्ति हम लोग क्रय करते हैं स्थायी रूप से कई वर्षों तक हमारे इस्तेमाल के लिए होता है, तो ऐसे खर्चों को हम लोग पूंजीगत खर्च करते हैं। तो हमारा परिभाषा भी वही दिया हुआ है। स्थायी संपत्तियों जो एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से स्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया गैर आवर्ती व्यय पूंजीगत खर्च कहलाता है। यहाँ एक वर्ड है गैर आवर्ती। गैर आवर्ती कहने का मतलब होता है ऐसा खर्च जो हम लोग बार बार नहीं करते। अब टीवी खरीद लिए घर के लिए तो रोज टीवी नहीं खरीदेंगे हम, ठीक है। एक गाड़ी खरीद लिए तो रोज गाड़ी नहीं खरीदेंगे हम लोग। उसी तरह व्यवसाय में भी मशीन खरीदाया, भवन बनाया गया या फर्नीचर खरीदा गया, तो वो व्यवसाय के इस्तेमाल के लिए एक लंबे समय के लिए रखा जाता है और उसे रोज रोज नहीं खरीदा जाता। तो उसी को कहता है गैर आवर्ती व्यय, जो हमेशा जो खर्च न होता हो, हमेशा न होता हो। उदाहरण लिखा हुआ है, भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर आदि क्रय करने के लिए या उसके निर्माण हेतु किया गया व्यय पूंजीगत व्यय होते हैं। तो ये उदाहरण हो गया, ठीक है। अब आते हैं आयगत व्यय में। आयगत खर्च किसे कहते हैं? तो आयगत खर्च के बारे में मौखिक एक साधारण रूप से जान लो, जो दिन प्रतिदिन में खर्च होते हैं, तो रेगुलर खर्च होते हैं। जैसे हम लोग कलम खरीदेंगे तो महीना में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कलम खरीद ही लेते हैं। पेपर, कॉपी वगैरह खरीद ही लेते हैं। आटा, दाल, साबुन, तेल, मसाला, ये सब घर के लिए जो खर्चे होते हैं ये लगभग आवर्ती किस्म के होते हैं और लगभग हमेशा खर्च किए जाते हैं, ठीक है। एक रेगुलरिटी होता है इसमें, नियमितता होता है इसमें। तो आयगत खर्च एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या होता है? तो आयगत व्यय वह व्यय है जो आवर्ती प्रकृति के होते हैं, जो रेगुलर नेचर का होता है, जो हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है खर्च, और उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में प्राप्त होता है। उसका लाभ, सपोज हम लोग मजदूरी पेमेंट करेंगे लेबर लोगों को तभी वो काम करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे वर्कर्स को तभी काम करेंगे, किराया देंगे तभी हम लोगों को मकान में काम करने देगा या रहने देगा। तो ये जो खर्च होते हैं इनका लाभ हम लोगों को एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त होता है। तीसरा जो प्रकार है वो है स्थगित आयगत व्यय। इसे थोड़ा ध्यान से समझो। स्थगित आयगत व्यय जो है ये दोनों के बीच का चीज है, ठीक है। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के बीच का चीज है। क्या कहता है इसमें? स्थगित आयगत व्यय से आशय ऐसे व्यय से है जिसका लाभ हम लोगों को व्यापार को वर्तमान वर्ष के साथ साथ
भविष्य में भी प्राप्त होता है। मतलब इसमें अगर खर्च, कोई भी ऐसा खर्च जो हम लोगों को इस साल तो फायदा पहुंचाए, आने वाले कुछ वर्षों में भी 3-5 वर्षों तक फायदा पहुंचाए, तो उसको कहते हैं स्थगित आयगत व्यय। जैसे इसका उदाहरण है एक विज्ञापन बनाना। ठीक है, विज्ञापन अगर हम बनाते हैं, सपोज एक कोई हीरो को ले लिया, अमिताभ बच्चन को लेकर के बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो, तो वो क्या है, उनको लेकर के बना लिए, तो जब तक उनका रसूख है, जब तक उनका नाम है, और हम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन काफी अच्छे व्यक्ति भी हैं और हीरो भी हैं। ठीक है, तो उनका बहुत अच्छा लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है, और इसलिए लोग उनको, जो कंपनियां होती हैं उनको लेकर के एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। जैसे तुम लोग देखे होगे नवरत्न तेल, बोरो प्लस, और भी कई एडवर्टाइजमेंट है, डाबर, जिसमें अमिताभ बच्चन को आप लोग देखते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर अमिताभ बच्चन को आप साइन किए हैं, एडवर्टाइजमेंट बनवा रहे हैं, तो एक बड़ा रकम लेते हैं, और बड़ा रकम लेते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है। तो उनके जो खर्च, उनको साइन करने में जो खर्च हुआ, उसको हम लोग, उसका फायदा ये है कि जब तक हम लोग उनका रसूख रहेगा, या कम से कम उनको जितना दिन के लिए उनको हम साइन किए हुए हैं, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट हम लोग दिखाते रहेंगे जो हम उनके साथ बनाए हैं। तो इसका ऐसा खर्च जो होता है स्थगित आयगत व्यय की श्रेणी में आता है, जिसका लाभ हमको सिर्फ इस लेखांकन वर्ष में नहीं बल्कि आने वाले कुछ वर्षों में भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया स्थगित आयगत व्यय। अब हम लोग जानेंगे देनदार किसे कहते हैं। अगर ये लिखा भी हुआ है, वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है, उन्हें देनदार कहते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज तुम किसी को माल बेचे, ठीक है, अब माल बेचे हो लेकिन उधार में बेचे हो 10,000 रुपया दी का, लेकिन वो व्यक्ति पेमेंट नहीं किया तुमको, बोला कि भाई हम 2 महीने के बाद करेंगे। तो जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तुमको, वो तुम्हारा क्या हो गया, देनदार हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वे व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है, ठीक है, हमको मिलेगा जिससे, वो देनदार की श्रेणी में आते हैं। लेनदार की श्रेणी में कौन आते हैं, वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए या ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन देय होता है, वे व्यापारी के लेनदार कहे जाते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आए तो हम उसको समझा देते हैं। मान लो तुम किसी से माल खरीदते हो या सामान खरीदते हो और उधार खरीदते हो, ठीक है, तो उसका पेमेंट तुम नहीं किए, तो जब तक उसका पेमेंट नहीं करोगे तब तक तुम लेनदार बने रहोगे उस व्यक्ति का, ठीक है। तो लेनदार कौन होता है, जिनसे आप माल खरीदे हैं उधार में, ठीक है। देनदार कौन होता है, देनदार वो होता है जिसको आप माल बेचे हैं उधार में या उधार लिए हुए हैं, उधार दिए हुए हैं आप। यहाँ लेनदार कौन होता है, जिससे आप उधार लिए हुए, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। माल या गुड्स, ये जो है वर्ड, ये वर्ड जो है इसको ध्यान से समझना। गुड्स हम उसको कहते हैं जिसका हम व्यवसाय करते हैं। अगर हम फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं और हम फर्नीचर बना बना के बेचते हैं तो फर्नीचर जो होगा वो हमारा गुड्स है। अगर बिस्किट हम लोग बेचते हैं तो बिस्किट हमारे लिए क्या है, वो गुड्स है। तो क्या लिखा हुआ है, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है
वह उसका माल कहलाता है। यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है, यदि कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसका माल कहलाएगा। ठीक है, तो यही सब है। अब हम लोग समझेंगे स्टॉक किसे कहते हैं। तो भाई किसी दी गई तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ या बिना बिका हुआ माल स्पेयर या अन्य मध्य व्यवसायी संस्था के पास जो रहती है उसे क्या कहते हैं? स्कंध या स्टॉक हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बिना बिका हुआ माल जो होता है हमारे पास रह जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक दो तरह का होता है, दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। ठीक है, वर्ष के शुरू में, किसी भी वर्ष के शुरू में जो तुम्हारे पास स्टॉक है, अनबिका माल है, उसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक स्टॉक। और वर्ष के अंत में जो माल रह जाता है तुम्हारे पास तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी वर्ड्स को भी याद करना उतना ही जरूरी है, याद रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि तुम लोग जब अकाउंट्स बनाओगे तो हिंदी का उपयोग कम करोगे। अकाउंट्स में इंग्लिश ज्यादा चलता है। यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, लाइव स्टॉक। ठीक है, जीवित स्टॉक या पशुधन। तो ये लाइव स्टॉक क्या होता है? व्यापार में जो पशु, घोड़े, बैल आदि संपत्ति की तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग जीवित स्टॉक कहते हैं। याद रखना, इसे लाइव स्टॉक कहते हैं। अगर कोई भी जानवर को हम लोग अपने पास रखे हुए हैं व्यापार के इस्तेमाल के लिए तो उसे हम लोग लाइव स्टॉक कहते हैं। मृत स्टॉक, डेड स्टॉक किसे कहते हैं? जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए निरंतर किया जाता है उन्हें मृत स्टॉक कहा जाता है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी आदि। तो उम्मीद करते हैं और भी कुछ है, जैसे वर्ड्स हैं, जैसे परचेज है, सेल्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब का तुम लोग मतलब समझते हो, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं। और जैसे जैसे अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत होगा कोई वर्ड में तो तुम हमसे पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को जितना बताया उतना समझ में आया होगा।